अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जनरलाइजेशन एंड हैंडलिंग अननोन वर्ड्स। जब हम लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं तो हमें इन दो चैलेंजेस से डील करना पड़ता है। पहला कि हम अपना लैंग्वेज मॉडल को किस तरह जनरलाइज बिल्ड कर सकते हैं, और सेकंड, जो हमारे पास अननोन वर्ड्स आ रहे हैं हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। आज के लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा फोकस इन दो चीज़ों पे ही होगा। सो स्टार्ट करते हैं शैनन विजुअलाइजेशन मेथड से। द एनग्राम models, like many statistical models, is dependent on the training corpus. जब भी हम कोई भी लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करते हैं तो जो भी ट्रेनिंग कॉर्पस पे प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज मॉडल, तो लैंग्वेज मॉडल उस कॉर्पस पे डिपेंडेंट है। One implication of this is that the probabilities often encode specific facts about a given training corpus. क्योंकि जो भी आपको ट्रेनिंग कॉर्पस दिया जा रहा है, जो लैंग्वेज मॉडल आप जब उस पर ट्रेन कर रहे हैं तो वो असल में उसी ही के फैक्ट्स को लर्न कर रहा है और इनकोड कर रहा है। Another implication is that n-grams do a better and better job for modeling the training corpus as we increase the value of n. और ये हमें पता है कि जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएं वो ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है ट्रेनिंग कॉर्पस का। कि बाईग्राम पे हमारे पास उसकी परप्लेक्सिटी ट्रेनिंग डाटा पे ही अगर हम कंप्यूट करें परप्लेक्सिटी तो वो ज्यादा होगी, ट्राइग्राम पे परप्लेक्सिटी और बेहतर हो जाएगी, एंड सो ऑन। शैनन विजुअलाइजेशन मेथड। अज्यूम कीजिए कि आपके पास बायोग्राम मॉडल ट्रेंड पड़ा हुआ है, और वो जो बायोग्राम मॉडल ट्रेंड है वो आपने रेस्टोरेंट के डाटा पे ट्रेन किया है। सिर्फ अज्यूम कीजिए। शैनन मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन क्या कहते हैं कि आप किस तरह उस बायोग्राम मॉडल को यूज करते हुए नए सेंटेंसेस या लैंग्वेज जनरेट कर सकती हैं। लेकिन वो जो नए सेंटेंसेस या लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो उसी कॉर्पस ही की रिप्रेजेंटेटिव होगी जिस पे वो लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल, जो बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल है वो ट्रेन हुआ हुआ है रेस्टोरेंट के डाटा पे, और अब आप यूजिंग शैनन विजुअलाइजेशन मेथड आप उससे लैंग्वेज जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको पता है कि बायोग्राम के केस में जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है वहां पे हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट का सिंबल है, और हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल वर्ड्स आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल सेंटेंसेस हैं। तो आपने रैंडमली कोई सा भी एक बायोग्राम सेलेक्ट कर लेना, एस ऑफ डब्ल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्ड सेलेक्ट हुआ वो हुआ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और आई। नेक्स्ट, अब आपने वो तमाम के तमाम वर्ड्स बायोग्राम्स को गेट करना है जो कि आई से स्टार्ट हो रहे हैं, और उनके बाद कोई भी पॉसिबल वर्ड है आई से स्टार्ट हो रहे हैं, और कोई भी और वर्ड आई से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनमें से कोई और रैंडम वर्ड सेलेक्ट कर देना। नेक्स्ट, सो एस आई आ गया, फिर उसके बाद आई से आगे वांट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप अपने वांट से स्टार्ट होने वाले बायोग्राम लेने, और कोई सा भी उससे कनेक्टिंग वर्ड होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। टू आ गया। देन अब आपने टू से स्टार्ट होने वाले बायोग्राम्स लेने हैं और उनमें से रैंडमली किसी एक वर्ड को सिलेक्ट कर देना है। टू ईट, फिर ईट चाइनीज फूड, और उस वक्त तक आप ये काम करते जाएंगे जब तक कि आपके पास एंड ऑफ सेंटेंस का मार्कर नहीं आ जाता। और इस तरह ये जो आपने सेंटेंस जनरेट किया है ये आपके ट्रेनिंग कॉर्पस का पार्ट हो भी सकता है और एक नया सेंटेंस भी हो सकता है। सो इसको पूरे को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपने चूज अ रैंडम बायोग्राम, कोई सा भी रैंडम बायोग्राम स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी हम बायोग्राम है तो ऑब्वियसली जो रैंडम बायोग्राम सेलेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा
कि स्टार्ट में उसके पास स्टार्ट ऑफ सेंटेंस का टैग आ रहा होगा और कोई भी एक वर्ड होगा, तो यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट हो गया आई। फिर नेक्स्ट चूज अ रैंडम बायोग्राम W, X। सो अब आपने जो रैंडम बायोग्राम चूज करना है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आई हो, और उसके बाद आई कैन भी आ सकता था, आई वॉन्ट आ सकता था, आई विश आ सकता था। तो रैंडमली हमने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेक्स्ट आप हमने दोबारा से वो वाले बायोग्राम्स को फिल्टर किया जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे थे, और उनमें से कोई एक रैंडम वर्ड सेलेक्ट कर लिया, बायोग्राम सेलेक्ट कर लिया 8, फिर 8 से स्टार्टिंग होने वाले बायोग्राम में 6 को सेलेक्ट कर लिया एंड सो ऑन, उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास एंड ऑफ सेंटेंस नहीं आए। और इस तरह जब भी आप रन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सेंटेंसेस आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेंटेंस बायोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो हर दफा आपके पास एक ही सेंटेंस जनरेट होगा। अब आपके पास चाहे यूनिग्राम मॉडल हो, चाहे बायोग्राम मॉडल हो, चाहे ट्राइग्राम मॉडल हो, और अगर आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप एक कॉर्पस पे लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करें, वो यूनिग्राम भी हो सकता है, बायोग्राम भी, ट्राइग्राम भी, टोटली डिपेंड करता है कि कितने ग्राम पे आप उसको ट्रेन करें, और देन कहा जाए कि उसको यूज करते हुए लैंग्वेज जनरेट करें, तो होपफुली आपको आइडिया हो चुका हुआ है कि लैंग्वेज हम कैसे जनरेट करते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे अगेन यूजिंग शैनन विजुअलाइजेशन मेथड, जो लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुए वो 4 लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुए, यूनिग्राम, बायोग्राम, ट्राइग्राम और फोरग्राम्स, ऑन शेक्सपियर डेटा सेट। और जब यूजिंग यूनिग्राम वर्ड जनरेट किए तो इस तरह हमारे पास आना शुरू हुए। और अब यू कैन इमेजिन कि इस केस में क्या होगा कि आप रैंडमली कोई वर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर अगला वर्ड आ जाएगा, फिर अगला वर्ड आएगा, उस वक्त तक जब तक के एंड ऑफ सेंटेंस नहीं आ जाता। बायोग्राम के केस में आप स्टैक से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग सिंबल एस से बायोग्राम को जनरेट करते जाएंगे। ट्राइग्राम के केस में जो आप स्टार्ट करेंगे वो 2s और कोई भी एक वर्ड आ रहा है, और इसी तरीके से फिर आप आगे मूव करते जाएंगे। फोरग्राम के केस में भी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोरग्राम के केस में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा क्लोज हैं शेक्सपियर की लैंग्वेज के, और ये जरूरी नहीं कि ये जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ये शेक्सपियर ने कहे भी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज कि शेक्सपियर में जो के कॉर्पस में जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स थे ना, उनका काउंट था दिस वन, 8,84,647, और जो यूनिक वर्ड्स थे वो हमारे पास थे 29,000 अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम बायोग्राम की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक्चुअली बायोग्राम्स प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए, और अराउंड 99.96% जो पॉसिबल बायोग्राम्स थे उनमें वैल्यूज जीरोस पड़ी हुई थी। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि जब आप बायोग्राम बिल्ड करते हैं तो आपने टर्म टू टर्म मैट्रिक्स बिल्ड करना है, और बहुत से वर्ड्स के साथ जो दूसरे वर्ड्स आ ही नहीं रहे थे और वहां पे जो काउंट आ रहा था वो 0 0 आ रहा था। ऑटोमेटिकली जब उन जीरोस की बेस पे आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी 0 आ रही होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो यूनिक वोकैबुलरी आनी चाहिए थी, या टर्म टू टर्म मैट्रिक्स आना चाहिए था, या पॉसिबल बायोग्राम्स आने चाहिए थे, दैट इज V into V। लेकिन जो एक्चुअल बायोग्राम्स प्रोड्यूस हुए दैट इज अराउंड 3 लाख, और अराउंड इतने बायोग्राम्स जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं हुए आउट ऑफ दिस, और इतने परसेंट बायोग्राम्स हमारे पास जीरोस के साथ वैल्यूज आ रही थी। सो ये एक चैलेंज हो जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। अब हमारे पास है वॉल स्ट्रीट जर्नल का कॉर्पस, शेक्सपियर का नहीं। अब जो लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुए हैं वो हुए हैं इस वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, यूनिग्राम, बायोग्राम और ट्राइग्राम। और ऑब्वियसली जब आप लैंग्वेज जनरेट करेंगे तो वो लैंग्वेज नियर टू दिस कॉर्पस होगी,
और अगर आप थर्ड ट्राइग्राम के थ्रू लैंग्वेज को जन देखें तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है एज कंपेयर टू यूनिग्राम और बायोग्राम. They also point to 99.6 billion. Obviously ये सेंस नहीं बना रहा, लेकिन बात करने का पर्पस ये है कि जैसे जैसे आप n ग्राम्स की वैल्यूज जनरेट करते जाएंगे तो जो लैंग्वेज मॉडल है जो जनरेट करेगी लैंग्वेज वो मीनिंग या सेंस उसमें आती जाएगी. अब इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ये कि जब आप किसी कॉर्पस पे लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसके ओवरफिट होने का खतरा हो जाता है. So Ngrams only works well for word prediction if test corpus looks like the training corpus. अगर आपके पास टेस्टिंग कॉर्पस आपने नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है और जो टेस्टिंग कॉर्पस है वो सिमिलर है ट्रेनिंग कॉर्पस पे, फिर तो आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन अगर आपके पास टेस्टिंग कॉर्पस डिफरेंट आ जाता है ट्रेनिंग कॉर्पस से तो आपका जो लैंग्वेज मॉडल है वो क्योंकि ओवरफिट हो चुका होगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा. और in real life it often doesn't. We need to train a robust models that generalizes. तो अब हमें क्या करना है, हमें robust language models train करने हैं जो generalize हो. One kind of generalization zeros. So एक generalization क्या है, अब generalize हम कैसे करते हैं वो भी हम next देखते हैं कि उसको डील करने के क्या तरीके हैं. एक तरीका ये है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास एक ऐसी वोकैबुलरी है जो या वर्ड है जो ट्रेनिंग कॉर्पस में अकर ही नहीं हुआ और वो टेस्टिंग कॉर्पस में आ जाता है. उसको डील करने का क्या स्ट्रेटेजी है. फिर सिमिलरली आपके पास वर्ड तो वो ट्रेनिंग कॉर्पस में अकर हुआ है, लेकिन जब आप बायोग्राम कंप्यूट कर रहे हैं तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ना ईट एक वर्ड था, ये वैसे कॉर्पस में अकर हो रहा था आई ईट समथिंग, और टेस्टिंग डेटा में आ गया want to eat. अब eat आ रहा है I के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन टेस्टिंग डेटा में to के साथ आ गया. तो ये वाला बायोग्राम भी ट्रेनिंग कॉर्पस में अकर नहीं हुआ, तब भी आपके पास वैल्यूज जीरो आ सकती हैं. सो दो प्रॉब्लम्स हैं. एक, आपके पास एक ऐसा वर्ड आ गया जो कि ट्रेनिंग कॉर्पस ही में नहीं था, उसको कैसे डील करना है. सेकंड, आपके पास वर्ड तो ट्रेनिंग कॉर्पस में आया हुआ है लेकिन उस तरह का बायोग्राम आपने ट्रेनिंग कॉर्पस में नहीं देखा लेकिन टेस्टिंग कॉर्पस में आया. ऑब्वियसली जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगी और आपके पास मॉडल बेहतर रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके पास ट्रेनिंग कॉर्पस में जो वैल्यूज थी वो थी डिनाइड द एलिगेशन, डिनाइड द रिपोर्ट्स, डिनाइड द क्लेम्स, डिनाइड द रिक्वेस्ट, और टेस्टिंग में आ गया डिनाइड द ऑफर, डिनाइड द लोन. और अब जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइड द ऑफर कंप्यूट करेंगे और अगर आपके पास बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल है या ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल है तो आपके, क्योंकि आपने इस पैटर्न को ट्रेनिंग कॉर्पस में देखा नहीं तो आपके पास जीरो आ जाएगा. सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपके पास आई एक्सेप्ट द लोन. सो लोन वाला वर्ड ट्रेनिंग कॉर्पस में तो आया लेकिन डिनाइड द लोन के कॉन्टेक्स्ट में अब अगर मैं ट्राइग्राम कंप्यूट कर रहा हूँ तो ये नहीं आया तो अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी. और अगर हम ऑफर की बात करें तो ऑफर हो सकता है ट्रेनिंग कॉर्पस में ही ना आया हो तो ये अननोन वर्ड है, तो इसकी वजह से भी आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो जीरो हो जाएंगी. अब इनको डील करने के लिए ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. पहले हम देखते हैं कि अननोन वर्ड्स को कैसे डील किया जा सकता है. सो जीरो बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज, बायोग्राम विद जीरो प्रोबेबिलिटीज मीन दैट वी विल असाइन जीरो प्रोबेबिलिटी टू द टेस्ट डेटा, क्योंकि एक भी बायोग्राम हमारे पास आ गया तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो आ जाएगी और फिर हमारे पास इवेंचुअली जब परप्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे तो डिवाइड बाय जीरो नहीं हो सकती, उसको हम कंप्यूट नहीं कर सकेंगे. तो जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि इस लेक्चर में हमारा फोकस है अननोन वर्ड्स को कैसे हैंडल करना है. अननोन वर्ड्स का मतलब है कि वो वर्ड्स जो ट्रेनिंग कॉर्पस में एक दफा भी नहीं आए. और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्ड्स तो ट्रेनिंग कॉर्पस में आ गए थे लेकिन वो बायोग्राम या ट्रायोग्राम का सीक्वेंस अगर ट्रेनिंग कॉर्पस में
नहीं आया और टेस्टिंग कॉर्पस में आ गया तो उसको कैसे डील करते हैं? तो अननोन वर्ड्स, जैसे हमने प्रीवियसली वी डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड्स whose background probability is zero. But what about the words we simply have never seen before? ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेनिंग कॉर्पस में कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन जब टेस्टिंग कॉर्पस में आए तो हमने उन वर्ड कुछ ऐसी वोकैबुलरी आ गई कि वो वोकैबुलरी हमने पहले देखी नहीं है। सो ये जो सिनेरियो है कि अननोन वर्ड्स को कैसे हैंडल करना है, ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम की बात कर रहे हैं या ओपन वोकैबुलरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले हम जरा इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम क्या है और ओपन वोकैबुलरी सिस्टम क्या है। सो क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम जो है, समटाइम्स we have a language task in which this cannot happen because we know all the words that can occur. यहाँ पे ये बात करना ये चाह रहा है कि जो क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम्स हैं उनमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि आपके पास टेस्टिंग डाटा में अननोन वर्ड्स आ जाए, क्योंकि हमें पहले ही तमाम की तमाम वोकैबुलरी का पता है। और अगर ये सिचुएशन है तो इट मींस क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम में, क्योंकि आपको पहले ही वोकैबुलरी का पता है, तो वहां पे टेस्टिंग डाटा में अननोन वर्ड अकर ही नहीं हो सकते हैं। तो आपको अननोन वर्ड्स को हैंडल करने का वरी नहीं करना चाहिए अगर आप क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम के लिए लैंग्वेज मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। So in such a closed vocabulary system, the test set can only contain words from this lexicon, and there will be no unknown word. क्योंकि टेस्टिंग डाटा में भी जो वर्ड्स आ रहे होंगे वो उसी लेक्सिकॉन से आ रहे होंगे। लेक्सिकॉन आप समझ सकते, ये कह सकते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एनएलपी में हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स या डिक्शनरी को हम लेक्सिकॉन कहते हैं कि जितने भी टेस्टिंग डाटा के भी वर्ड्स हैं वो उसी लेक्सिकॉन से आ रहे हैं या फिर फिक्स वोकैबुलरी से आ रहे हैं। तो टेस्टिंग डाटा में भी ये इशू राइज नहीं हो सकता कि अननोन वर्ड आ जाए, यानी ऐसा वर्ड आ जाए जिसको पहले ट्रेनिंग डाटा में ऑब्जर्व ही नहीं किया। दिस इज अ रीजनेबल assumption in some domains such as speech recognition, machine translation, where we have a pronunciation dictionary and phrase table. तो जब हम कुछ NLP एप्लीकेशंस हैं जैसा स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, वहाँ पे हम ये assumption ले सकते हैं और हम अननोन वर्ड्स को हैंडल करने की क्या स्ट्रेटजीज हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है ओपन वोकैबुलरी सिस्टम। यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा, टेस्टिंग डाटा में हमारे पास अननोन वर्ड आ सकते हैं। अब उसको डील कैसे करेंगे? दो स्ट्रेटजीज हैं। इन अदर cases we have to deal with words we haven't seen before. So open vocabulary system में टेस्टिंग डाटा में ऐसे वर्ड आ सकते हैं जो हमने ट्रेनिंग डाटा में नहीं देखे, which we call unknown words. उनको हम unknown words कहते हैं या out of vocabulary word कहते हैं, OOV। लिटरेचर में आप देखेंगे OOV की टर्म यूज हो रही होगी एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में। तो OOV का मतलब है आउट ऑफ vocabulary. The percentage of OOV word that appears in the test corpus is called OOV rate. OOV rate क्या है? अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बिल्ड कर रहे हैं किसी लैंग्वेज का और एनएलपी के डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हमें OOV रेट फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम देख सकें कि हमारी उस टेस्टिंग कॉर्पस में आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स कितने आ रहे हैं और हमारा सिस्टम उन आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स पे कैसा बिहेव कर रहा है। और आउट ऑफ वोकैबुलरी का जो रेट है उसको हम कैसे डिफाइन करें? परसेंटेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट अपीयर इन द टेस्ट कॉर्पस। क्योंकि क्या परसेंटेज है? वो 1% है, 2% है, 10%। An open vocabulary system is one in which we model these potential unknown words in a test set by adding a pseudo word called अंक। So जब हम ओपन vocabulary system की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास नई vocabulary ही आ सकती है और हम उनको डील करने के लिए एक सूडो वर्ड असाइन करते हैं अंक, जो कि अननोन वर्ड को डील करने के लिए हैंडल हो रहा होता है, यूज किया जा रहा होता है।
देयर आर टू कॉमन वेज टू ट्रेन द प्रोबेबिलिटीज। पहली अप्रोच क्या है? बहुत सिंपल है। The first one is to turn the problem back into a closed vocabulary system। एक अप्रोच क्या हो सकती है कि आप ओपन vocabulary सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दें क्लोज क्लास vocabulary सिस्टम में बाय चूजिंग अ फिक्स्ड vocabulary इन एडवांस। हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारा जो vocabulary सिस्टम है या जो सिस्टम है वो है ओपन vocabulary सिस्टम, लेकिन हमने एक फिक्स vocabulary चूज कर दी। और जब आप vocabulary फिक्स होगी तो इट मीन्स के अब आप उसको क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। वो वोकैबुलरी फिक्स ऐसे कर सकते हैं, चूज अ वोकैबुलरी वर्ड लिस्ट दैट इज फिक्स्ड इन एडवांस। कि हम, लेकिन एक्चुअल सिस्टम ओपन वोकैबुलरी सिस्टम है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक फिक्स वोकैबुलरी सिलेक्ट कर ली, फिक्स वोकैबुलरी सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, उसके बाद convert in the training set any word that is not in the set, any out of vocabulary word to the unknown word token अंक। अब हमने क्या किया, assume कीजिए कि आपके पास I love this food। जो मैंने vocabulary select की उसमें हमारे पास आ रहा था I love और food, लेकिन एक्चुअल तो जो सिस्टम है ये है ओपन वोकैबुलरी सिस्टम। इट मींस के इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जो कि आउट ऑफ वोकैबुलरी यानी अननोन है। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास था, सॉरी, ये था हमारे पास ट्रेनिंग डाटा, ये हमने अपनी वोकैबुलरी फिक्स कर दी। अब क्या होगा, अब जब हम ट्रेनिंग डाटा को पहले पास करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड इस फिक्स वोकैबुलरी में आ गए। ये वाला वर्ड भी आ गया, ये वाला वर्ड भी आ गया, ये नहीं आया। और अब हमने जो ट्रेनिंग कॉर्पस इसका क्रिएट किया, इसका जो ट्रेनिंग कॉर्पस अब क्रिएट करेंगे वो आ जाएगा आई लव अंक फूड। ये अब आपके पास ट्रेनिंग कॉर्पस आ गया। मींस वो वाले वर्ड्स जो उस वोकैबुलरी में नहीं है हमने उनको अंक से रिप्लेस कर दिए। दोबारा देखिएगा, कन्वर्ट इन द ट्रेनिंग सेट एनी वर्ड दैट इज नॉट इन दिस set of out of vocabulary word to the unknown word token अंक in a text normalization step। अब हमारे पास हुआ क्या, अब हमारे पास एक्चुअली जो फिक्स वोकैबुलरी है उसमें जो वर्ड्स आ गए, एक हमारे पास अंक आ गया। तो ट्रेनिंग, अगेन मैं बात एम्फेसाइज कर रहा हूँ ट्रेनिंग पे, और क्योंकि ये सिस्टम है, एक्चुअली जो सिस्टम है वो है ओपन वोकैबुलरी सिस्टम, तो इट मींस इसमें टेस्टिंग डेटा में तो नए अननोन वर्ड्स आ सकते हैं। तो अब हमने उसको हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे हैं कि हमने वोकैबुलरी को फिक्स कर लिया, ट्रेनिंग डाटा में कोई भी ऐसा वर्ड आया है जो कि उस वोकैबुलरी से बाहर था, उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया अंक से, और अब हमने इस टेक्स्ट पे अपना लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर लिया। जब हम इस टेक्स्ट पे लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंक की भी प्रोबेबिलिटीज लर्न हो जाएंगी, यूनिग्राम, बायग्राम, ट्राइग्राम। और देन एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग अगर आपके पास कोई अननोन वर्ड आता है जो इस वोकैबुलरी से नहीं है, उसको आप अंक से रिप्लेस कर देंगे, और देन सिंपल अंक के तौर पे जो आपके पास प्रोबेबिलिटी स्टोर हैं आप उनको यूज करते हुए उस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। सो एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटीज फॉर अंक फ्रॉम इट्स काउंट्स जस्ट लाइक एनी अदर रेगुलर वर्ड इन द ट्रेनिंग कॉर्पस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट टू समराइज कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम एज अ फर्स्ट स्टेप एक वोकैबुलरी फिक्स कर रहे हैं, W1, W2, W3, W4, W5। मेरे पास ट्रेनिंग कॉर्पस आया जिसमें था W1, W2, W1, W2, W6। अब ये जो 6 है ये इस वर्ड
इस वोकैबुलरी सेट में नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिए अंक से और इस यहाँ पे भी अंक की एक एंट्री डाल दी। अब होगा क्या, ट्रेनिंग कॉर्पस में जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा जो इस वोकैबुलरी में नहीं है, इस से बिलोंग नहीं कर रहा, उसको हम अंक से रिप्लेस करते जाएंगे। तो अब मेरे पास ये कंप्लीट ट्रेनिंग कॉर्पस आ गया। और अब हम जब इस पे अपने लैंग्वेज मॉडल की प्रोबेबिलिटी को ट्रेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंक एज अ वर्ड के तौर पे आएगा और उसके बायोग्राम्स और ट्रायग्राम्स कंप्यूट हो रहे होंगे। सेकंड अप्रोच की, the second alternative in situation where we don't have a pure vocabulary, so फर्स्ट अप्रोच में हमारे पास हमने प्योर वोकैबुलरी ले ली और उसको यूज कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास प्योर वोकैबुलरी ना हो, देन हम क्या करेंगे इज टू क्रिएट सच अ वोकैबुलरी implicitly replacing words in the training data by अंक based on the frequency। अब एक अप्रोच क्या हो सकती है, अब हमारे पास पहले वोकैबुलरी नहीं, आप ये कहते हैं कि वो तमाम के तमाम वर्ड्स ट्रेनिंग कॉर्पस में जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू 2 है, उनको आप अंक से रिप्लेस कर दें और इस वो तमाम के तमाम वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 आ रही है, उसकी आप वोकैबुलरी उसको वोकैबुलरी कंसिडर कर लें। एक तो दोबारा, आपके पास ट्रेनिंग कॉर्पस था, ट्रेनिंग कॉर्पस में आपने उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कंप्यूट कर ली, आपने कोई भी एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया, उस थ्रेशोल्ड पे के बराबर या उससे लेस जितने भी वर्ड्स थे उनको आपने अंक ट्रीट कर लिया, जहां जहां पे वो वर्ड आ रहे थे आपने उसको अंक से रिप्लेस कर दिया और वो तमाम की तमाम वोकैबुलरी जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 थी आपने उसको लिया और अपनी वोकैबुलरी डिक्लेयर कर दिया। और अगेन अब आपने इसको वोकैबुलरी आ गई और इसको आपने अब क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम के तौर पे ट्रीट कर दिया। अब होगा क्या कि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग अंक एज अ वर्ड के तौर पे आ रहा होगा, आप उसकी लैंग्वेज उसका बायोग्राम ट्रायग्राम लर्न करेंगे। सिमिलरली टेस्टिंग में अगर अननोन वर्ड आ जाता है जो उस वोकैबुलरी इस वोकैबुलरी में नहीं है तो उसको आप अंक से रिप्लेस कर देंगे और उसी तरह प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लेंगे, तो वो जो जीरो आ रहा था उसका इशू फिक्स हो जाएगा। एक और अप्रोच क्या हो सकती है कि आप कहते हैं कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंट 50,000 वर्ड्स हैं आप उनको कीप कर लें और बाकी तमाम के तमाम वर्ड्स को आप अंक से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमने सिर्फ टॉप 50,000 वोकैबुलरी में इंटरेस्टेड है। तो हम इस तरह भी ये काम कर सकते हैं कि टॉप 50,000 वर्ड्स को आपने कीप कर लिया, बाकी तमाम के तमाम वर्ड्स को आपने अंक से रिप्लेस कर दिया और देन आपने उसको क्लोज वोकैबुलरी सिस्टम के तौर पे ट्रीट करके लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर लिया। एक बार दोबारा पढ़िएगा, द सिस्टम सेकंड अल्टरनेटिव के इन सिचुएशन वेयर वी डोंट हैव प्योर वोकैबुलरी इन एडवांस, अब वो क्या है, इज टू क्रिएट सच अ वोकैबुलरी इम्प्लिसिटली रिप्लेस वर्ड्स इन द ट्रेनिंग डेटा बाय अंक बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन रिप्लेस by अंक all the words that occur fewer than n times, ये जो भी हमने एग्जांपल दिया, where n is some small number। या फिर हम ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं कि अपने जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उनको कीप कर लिया और बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। सो अब यहाँ पे जो है ना, द चॉइस ऑफ अंक मॉडल डज हैव इफेक्ट ऑन द मैट्रिक्स लाइक परप्लेक्सिटी, कि अगर आपके पास ट्रेनिंग कॉर्पस में और टेस्टिंग कॉर्पस में अंक का काउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अब इवेंचुअली जब आप उन उस डेटा पे मॉडल की परप्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे तो आपको परप्लेक्सिटी बहुत लो मिलेगी। तो अब आपने ध्यान से अंक की वैल्यू को सेट करना है कि उनका काउंट या जो आउट ऑफ वोकैबुलरी रेट है वो बहुत हाई ना हो, ओवी रेट वो बहुत हाई ना हो। A language model can achieve low perplexity by choosing a small vocabulary। जैसे आपको पता है कि लो परप्लेक्सिटी का मतलब है बड़ा अच्छा मॉडल फिट हो गया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसको तो हर जगह अंक अंक मिल रहा है, तो एक्चुअली तो वो उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। So for this reason perplexity should only be compared across language models with the same vocabulary। अब यहाँ पे ये पॉइंट रेज किया जा रहा है कि अगर आपने लैंग्वेज मॉडल 1 को ट्रेन कंपेयर करना है लैंग्वेज मॉडल 2 से, तो हमें उनकी जो वोकैबुलरी है वो सेम रखनी है,
तभी उनका ट्रू कंपैरिजन हो सकता है कि कौन सा लैंग्वेज मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो होपफुली आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।